स्पेसिफिक हीट, ये टर्म हमने पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में। ये दोनों सेम हैं और इसके लिए सिंबल यूज़ होता है स्मॉल सी। हीट कैपेसिटी ये डिफरेंट टर्म है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ डिफरेंट टर्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास की बात करते हैं कि किसी एक यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि हम यूनिट मास की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। स्लाइड सा डिफरेंस है और कोई बिग डिफरेंस नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि एक यूनिट मास 1 kg मास के लिए 1 kg सब्सटेंस के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज कर जाए। उसमें हम 2 kg 3 kg 5 kg की डिस्कशन नहीं कर रहे होते उनको डिफाइन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज दिखाने के लिए। लेकिन हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास की बात नहीं करते, कितना मास है वो उसको पुट करेंगे और ये बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को एक टेम्परेचर राइज करने में वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। कोई भी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी में से हीट कैपेसिटी है। डेफिनेशन पे आ जाएं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट। हीट कैपेसिटी बॉडी की थर्मल एनर्जी की वो क्वांटिटी है जो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। Thus, the temperature of a body increases through delta T on adding delta Q amount of heat। अगर हमने डेल्टा Q हीट सप्लाई की है और उसका टेम्परेचर राइज किया है डेल्टा T, वो डेल्टा T 1 केल्विन ही होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, डेल्टा Q, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी राइज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अगर हम डेल्टा Q का प्रीवियस फार्मूला पुट करें mc डेल्टा T, both these will cancel out and the heat capacity will be mc। डेल्टा Q चेंज इन हीट इज mc डेल्टा T। ये हमारी कल की डिस्कशन थी जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा था और आज हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक का वर्ड नहीं है, इसके लिए सिंबल आपकी बुक में नहीं यूज़ हुआ हुआ, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। यही डेल्टा Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, वी विल गेट mc delta T divided by delta T, both these delta T will cancel out and we will get mc। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उस सब्सटेंस के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल लेगा कि उस उतना मास कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके यूनिट पे आए, kg is for mass and for c joules per kg per Kelvin। These kg will cancel out and we will get joules per Kelvin। यूनिट का डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट था जूल्स पर केजी पर केल्विन और हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल्स पर केल्विन। ये फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी इज mc। वाटर अगर हमारे पास यूनिट मास की बात नहीं हो रही, काफ़ी अमाउंट पड़ी है, 5 kg वाटर पड़ा है और उसकी हम अगर मैयर करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक हीट उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा
फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। जैसे अभी अगर नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास अबाउट 25-26 है और उसी रूम टेम्परेचर पे वो वाटर पड़ा हुआ है 5 kg और उसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री या 26 डिग्री से 27 डिग्री राइज करने के दौरान वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। 5 kg अगर मास है तो वी विल मल्टीप्लाई 5 विद दिस C 4200 एंड वी विल गेट 21,000 जूल्स पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि 5 kg वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करते हुए वो 21,000 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका होगा। Any question from this heat capacity? सर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस नहीं समझ आया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए कहा था कि हम तमाम सब्सटेंसेस को एक किसी स्टैंडर्ड पे देखना चाहते हैं कि यूनिट मास के लिए किसी सब्सटेंस को कितनी हीट रिक्वायर होती है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए। और हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास की बात नहीं करते, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई क्वांटिटी काफ़ी बड़ी अमाउंट में अगर पड़ी है 5 kg है, 10 kg है, 1000 kg है, वो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, दैट इज हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होगी। We will prepare it for definition, formula, unit and this example. क्लियर है? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंस क्लियर हो चुका है? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 4 पढ़ी हैं, जनरल जो हैं वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से गैस में, गैस से वापस लिक्विड में और लिक्विड से वापस सॉलिड में। ये जो स्टेट का चेंज है इसके ऊपर हमें कौन सी हीट सप्लाई करनी पड़ती है और कौन सी हीट इससे इजेक्ट होती है, रिमूव होती है, किस स्टेट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या है और कौन कौन से हीट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से उसके पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हैं। ये डिस्कशन हमारी इस टॉपिक से स्टार्ट हो रही है। इसी टॉपिक में एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारी लैब जब ओपन होंगी हम उस टाइम करेंगे इंशाल्लाह, और उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे ये ग्राफ बनता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर लें। एक्सपेरिमेंट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल आइस को हमने हीट करना है और उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स नोट करने हैं। Matter can be changed from one state to another. For such a change to occur, thermal energy is added to or removed from a substance. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए किसी भी मैटर को या तो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे या फिर उससे एनर्जी रिमूव करेंगे। आइस की एग्जांपल लें, उसको अगर हमने लिक्विड, आइस जो है वो सॉलिड है और उसको हमने लिक्विड स्टेट में लेके जाना है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है, तो हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तब वो मेल्ट होगी, उसको टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी तो वो मेल्ट होगी और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने लिक्विड को वापस सॉलिड में लेके आना है, लिक्विड वाटर को फ्रीज करना है, आइस उसकी बनानी है, तो हम उससे हीट रिमूव कराएंगे। वो रिमूव कराने के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट चेंज कराने के लिए या तो हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या फिर ऐड करनी पड़ेगी या उस सब्सटेंस से रिमूव करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट सिंपल है कि आइस लें और उसको हीट सप्लाई करना शुरू करें और टेम्परेचर नोट करें कि, और उसके साथ साथ उसका चेंज ऑफ स्टेट ऑब्ज़र्व करें कि किस टेम्परेचर पे आइस जो चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है, किस किस टेम्परेचर पे स्टेट्स चेंज हो रही हैं। एक बीकर लेना है, उसमें
आइस फिल करें, उसको बर्नर पे रखें और हीट सप्लाई करना शुरू करें। आइस हमारे पास 0 डिग्री से बिलो ही होगी, वो माइनस में कोई टेम्परेचर होगा, -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। उस टेम्परेचर पे हम हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे। आइस का टेम्परेचर राइज़ करेगा, राइज़ करते करते एक वो मेल्ट होना शुरू होगी। आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, हीट सप्लाई हमने रोकी नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। अब जब लिक्विड स्टेट को हम फर्दर हीट सप्लाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर फॉर्म में चली जाएगी, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लिक्विड से गैशियस स्टेट बनना शुरू हो गई है, और जब कंप्लीट वेपर्स बन जाएंगे दैट विल बी अ गैस स्टेट। हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट है और उसका ग्राफ इधर बुक पे बना हुआ है। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेते हैं ये बना कैसे है। आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ शेयर ना हो रहा? सर जी नहीं हो रहा मेरे साथ। बाकी सबके साथ हो रहा है? सर मेरे साथ भी नहीं हो रहा। ओके सर मेरे साथ भी नहीं हो रहा। ओके, वेट करें, मैं स्विच करता हूँ। अब किसी स्टूडेंट के साथ अगर ना हो रहा हो, we have two axes for this graph. One is temperature and the other is time. हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स आइस का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, इसलिए हमने टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे रखा है, और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चलता जा रहा है, उसको हम रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। एट स्टार्ट हमारे पास आइस थी, ये ओरिजिन है, और आप इस टेम्परेचर को मार्क भी कर लें। दिस ओरिजिन इज़ फॉर 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। डिवीजन बिल्कुल बराबर की नहीं आई, एक रफ सही गैस आप कर लें कि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एट ओरिजिन, 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80, 100 एंड अप टू सो ऑन। और सेकेंड एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर हमारे पास टाइम है, and that time is in minutes, that could be any value। हमने जब आइस ली है उसको बीकर में फिल किया है तो उसका टेम्परेचर लाजमी 0 डिग्री से नीचे ही होना है। वो -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, -20 हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि ये टेम्परेचर जैसे आपके बुक में बना हुआ है कि कोई आइस है वो -30 डिग्री सेल्सियस पे थी, हमने उसको हीट सप्लाई करना शुरू की है, हमने बेकर लिया है, उसके अंदर
आइस फिल की है और इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के नीचे बर्नर से हीट सप्लाई करना शुरू की है और इसके अंदर हमने एक थर्मोमीटर रखा है और ये थर्मोमीटर हमें रीडिंग देता जाएगा कि टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है और हम साथ साथ टाइम नोट करेंगे कि किस टाइम पे क्या टेम्परेचर हम अचीव कर चुके हैं और साथ साथ चेंज ऑफ स्टेट भी ऑब्जर्व करेंगे। इनिशियली आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है और वो माइनस किसी टेम्परेचर पे है, एज पर बुक इट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे इसको हीट सप्लाई करेंगे इसका टेम्परेचर राइज करता जाएगा। टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से ऊपर आती जाएगी, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर राइज करता गया। दिस विल बी अ सेपरेट लाइन। एक टाइम आएगा कि इस थर्मोमीटर पे पहले रीडिंग थी स्टार्ट में -30 इसने शो की, उसके बाद -10 तक आया और आहिस्ता आहिस्ता ये 0 डिग्री तक पहुंच गया। कुछ उसको टाइम लगा है, ये हो सकता है डिपेंड करता है कितनी आइस है। थोड़ी सी आइस है, ज़्यादा है, मैस कितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। एक टाइम आएगा कि जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा तो हीट फिर भी उसी तरह सप्लाई हो रही होगी लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। टेम्परेचर राइज नहीं करेगा लेकिन टाइम तो पास हो रहा है, तो टाइम एक्सिस पे हम मूव करते जाएंगे और टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। 0 डिग्री पे आके ये स्टिल हो गया, रीडिंग हमारे पास स्टिल है, ये इंक्रीज नहीं कर रही और स्टिल हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आइस थी और 0 डिग्री पे जब वो पहुंची है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर राइज नहीं किया, टाइम पास होता जा रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट्स हो सकते हैं, 20 मिनट्स हो सकते हैं, 5 मिनट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आइस की क्वांटिटी कितनी है। हम इस टाइम को कहते हैं दिस इज़ T1। अब आहिस्ता आहिस्ता आइस मेल्ट भी कर रही है और सॉलिड फॉर्म में भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आइस भी है और वाटर भी है। कुछ टाइम तक ये टेम्परेचर स्टिल रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद जब आइस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सारा का सारा लिक्विड बन जाएगा तो दोबारा से थर्मोमीटर रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। अब इस थर्मोमीटर पे रीडिंग आना शुरू हो जाएगी 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30 और उसके साथ साथ टाइम पास होता जा रहा है और ये लाइन हमारी ऊपर जाती जा रही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही वापस वही काम होगा कि यहाँ पे थर्मोमीटर रीडिंग मज़ीद देना छोड़ देगा, हमारे पास एक ही रीडिंग आती रहेगी और टाइम पास होता जा रहा है, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब ये जो लाइन है जिसमें टेम्परेचर इसका राइज कर रहा था, दिस लाइन इज़ फॉर वाटर। यहाँ पे प्योर वाटर है, कोई सॉलिड नहीं है इसके अंदर और 100 डिग्री तक पहुँचने तक ये वाटर रहा है और 100 डिग्री हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो इस जगह पे आके ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया है गैशियस स्टेट में, विच इज़ स्टीम। अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा कि हम वही हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर स्टिल कांस्टेंट है। फिर कुछ देर के बाद अगर हमने यहाँ पे ऊपर ये स्टीम कलेक्ट कर ली और उस स्टीम का हम टेम्परेचर मेजर अगर कर सकते हैं तो वो हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिल सकता है, नहीं तो हम इस 100 डिग्री पे रुके रहेंगे। अगर हम उस स्टीम का टेम्परेचर, जब प्योर स्टीम बन जाएगी, सारे का सारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में और उस स्टीम हमने कलेक्ट की हुई है, हमने उसको एनवायरनमेंट में नहीं जाने दिया था, तो उस स्टीम का टेम्परेचर फिर राइज करना शुरू करेगा, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है। आइस थी -30 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने हीट सप्लाई करना शुरू की, कुछ टाइम तक उसका टेम्परेचर राइज करता रहा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के वो आइस मेल्ट होना शुरू हुई है। आइस और वाटर का एक पोर्शन है, सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ टाइम T2 तक, क्या पता वो 5 मिनट्स थे, 10 थे, 15 थे, कोई भी टाइम था,
उस वक्त तक ये टेम्परेचर स्टिल रहा है, थर्मोमीटर ने रीडिंग इंक्रीज़ नहीं की। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जब मुकम्मल तौर पे वाटर बन गया, लिक्विड स्टेट में चला गया, टेम्परेचर फिर राइज़ करना शुरू हुआ। कैसे पता चल रहा है? थर्मोमीटर पे रीडिंग 0 डिग्री से इंक्रीज़ करना शुरू कर जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, हमारी ये लाइन ऊपर जाती जा रही है। 100 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, वहाँ पे आके ये लाइन वापस स्ट्रेट हो गई है, इंक्लाइन नहीं रही, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन गई है। और यहाँ पे टेम्परेचर फिर राइज़ नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। और ये टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर is T3 and its unit is minute. Any question from this discussion? सर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, नेक्स्ट हमारी यही डिस्कशन है कि जो पोर्शन है ये आइस वाला, यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में हमें नज़र आ रही है? टेम्परेचर राइज़ करने की फॉर्म में नज़र आ रही है। उस आइस का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, अभी वो मेल्ट नहीं होना शुरू हुई, आइस का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। तो हमारी हीट किस काम में यूटिलाइज हो रही है? टेम्परेचर राइज़ करने में। लेकिन ये पोर्शन है जहाँ पे टेम्परेचर राइज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? हीट किधर जा रही है? हीट इज़ यूज टू चेंज द स्टेट। स्टेट भी तो चेंज होनी है। तो हमारी सप्लाइड हीट जो है वो चेंज ऑफ स्टेट में यूज़ हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में ये आइस कन्वर्ट हो रही है, इसलिए टेम्परेचर राइज़ नहीं कर रहा। जब ये स्टेट कम्प्लीटली चेंज हो गई है इस पॉइंट के ऊपर, अब दोबारा से उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा। हमारी जो हीट सप्लाई है वो टेम्परेचर राइज़ करने में अगेन यूटिलाइज हो रही है। 100 डिग्री क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच आया है, अगेन वही काम होगा कि हमारी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में जाते हुए ये सारी हीट यूटिलाइज हो रही है और टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस ग्राफ को हम टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी कहते हैं, फॉर चेंज ऑफ स्टेट। और ये क्वेश्चन भी 2016 में आ चुका है कि हमने एग्ज़ाम में ये ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोइंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस इनटू वाटर एंड स्टीम। आइस को वाटर और स्टीम में कन्वर्ट करते हुए जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करें, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ग्राफ समझ ना आया हो? अब ये जितना हमने पढ़ा है इस ग्राफ को, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो हीट है उसका कुछ और नाम है, यहाँ पे हीट है उसका कुछ और नाम है, यहाँ पे हीट है उसको किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, इधर हीट को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, ये इसी ग्राफ के अंदर, इसी चेंज ऑफ स्टेट के अंदर जो हीट्स इन्वॉल्व हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या प्रोसेस है? एनीवन नो? लेटेंट क्या चीज़ है? फ्यूजन सर, दो एक चीज को तोड़ के दो चीजें बनाना। नहीं, वो फ्यूजन फिशन फ्यूजन वाला नहीं है, और वो भी फ्यूजन डिफरेंट है, वो आपने ऑपोजिट बताया। टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट वर्ड है लेटेंट। लेटेंट को आप मीनिंग इसका ले सकते हैं हिडन। यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाई की है वो हमें नज़र नहीं आई इन फॉर्म ऑफ
चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए हम इसको हिडन हीट कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसका मतलब है ये लेटेंट हीट, इस जगह की जो हीट होगी उसको हम कहेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हमारी जो हीट सप्लाई हो रही है वो हमें नज़र नहीं आ रही टेम्परेचर राइज करने में, तो इस जगह की भी हीट को हम लेटेंट हीट ही बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस है व्हेन solid changes into liquid, the process is called fusion. ये सॉलिड था, आइस सॉलिड फॉर्म में है, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ये प्रोसेस यहाँ से लेके इधर तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है लेटेंट हीट ऑफ, इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन, और जो हीट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और अगर हम इस हीट के हिसाब से बात करें तो हम इस पॉइंट को फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। जब इसने स्टार्ट किया है लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड बनना, और ये सारा टेम्परेचर एक ही है, अगर हम ये देखें ये सारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जब सॉलिड स्टार्ट कर दे लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्यूजन पॉइंट। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे पहुँच के ये लिक्विड कंप्लीटली अब कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे वेपर बन रहे हैं, तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, कि जब लिक्विड स्टार्ट कर दे गैस में कन्वर्ट होना, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन पॉइंट। अभी जो हमने डिस्कशन की है वो हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ मूव किए। उसमें हमने बात की है मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन पॉइंट। अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें कि हमारे पास गैस थी और उस गैस से हम लिक्विड में और लिक्विड से वापस सॉलिड में जाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, गैस से लिक्विड में आने का, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। पॉइंट वैल्यू सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस ही वैल्यू है, वेपराइजेशन पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी और कंडेंसेशन पॉइंट भी, लेकिन टर्म डिफरेंट यूज़ हो रही है। सिर्फ हम जब बात कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस की, गैस से लिक्विड में आए हैं। और इसी तरह जब हम लिक्विड से इस सॉलिड में जा रहे हैं, इस टेम्परेचर पे आके रुक गए हैं, इस टाइम पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, और इस पॉइंट का नाम होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों सेम वैल्यू है इनकी, लेकिन टर्म डिफरेंट यूज़ हो रही है एज पर प्रोसेस। जब हम बात करेंगे लिक्विड से सॉलिड में जाने की, उस टाइम पे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और जब हम बात करेंगे सॉलिड से लिक्विड में जाने की, उस टाइम पे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वैल्यू दोनों की सेम है। ये पॉइंट्स हैं और प्रोसेसेस हैं, इन्हीं को डिफाइन किया हुआ है आपकी बुक में, टॉपिक नंबर 8.5 एंड 8.6। Latent heat of fusion. When a substance is changed from solid to liquid state by adding heat. सॉलिड से लिक्विड में तब ही जाएगा, आइस सॉलिड थी वो लिक्विड में तब ही जाएगी जब हम उसमें हीट ऐड करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन की अगर डेफिनेशन हो, मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ
changing solid state into liquid state is called melting or fusion process. The temperature at which a solid starts melting is called fusion point or melting point. अभी हम upward direction वाली बात कर रहे हैं कि solid से liquid में जा रहे हैं तो वो point कहलाएगा fusion point और melting point. When the process is reversed, when a liquid is cooled, it changes into solid state. The temperature at which the substance changes from liquid to solid state is called its freezing point. Point same है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है आइस के लिए, लेकिन टर्म डिफरेंट है. रिवर्स प्रोसेस में हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं. Different substances have different melting points. However, the freezing points of a substance is the same as melting point. Latent heat of fusion क्या है? इस प्रोसेस के दौरान जितनी हीट इन्वॉल्व हो रही है, that heat is called latent heat of fusion. हम उसमें latent heat of melting और latent heat of freezing नहीं कहते, वो एक ही टर्म है, that is latent heat of fusion, which is heat energy required to change unit mass of a substance. एक unit mass substance का यानी कि 1 kg, 1 ग्राम और anything, उसके लिए जितनी heat energy चाहिए from solid to liquid state at its melting point. Solid से जब हम liquid में जा रहे हैं तो हम उसके लिए melting point का ही word use करते हैं. तो solid से liquid state में उसके melting point पे जाने के लिए किसी भी substance unit mass of substance को कितनी amount of heat require है उसके melting point पे कि वो solid से liquid state में चली जाए without change in its temperature, और उसका temperature जो है वो change ना हो रहा हो, is called its latent heat of fusion. Definition clear है? Any question? अब latent heat of fusion को calculate कैसे करते हैं? It is the symbol is HF. H symbol is for heat here and F is for fusion, which is equal to delta QF by M. Delta QF amount of heat added during the fusion process and M is the mass of substance. Ice changes at 0 degree Celsius into water. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होती है और उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता. हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो रही है. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है? दैट इज 3.36 टाइम्स 10 to the 5 joules per kg. यूनिट joules per kg ही इसका भी आएगा. इट मीन्स के इसका यूनिट हीट कैपेसिटी से डिफरेंट है. हीट कैपेसिटी का यूनिट है joules per Kelvin. और latent heat of fusion का यूनिट है joules per kg. That is 3.36 times 5 joules heat is required to melt 1 kg of ice into water. इसका क्या मतलब है कि 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करने के लिए 3.36 टाइम्स 10 to the 5 joules हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चली जाएगी. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हम बाय एक्सपेरिमेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट तो लैब में परफॉर्म होना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम इस ग्राफ को यूज़ करते हुए विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया हुआ है. अगर ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, वैल्यूज़ हमने नोट कर ली एक्सपेरिमेंट से जैसे इसमें आई हुई हैं, तो बाकी सारी कैलकुलेशन है कि हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ लेते हैं. अगर फ्यूजन प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो वेपोराइजेशन भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है.
सिर्फ हमारे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, प्लेस चेंज हो रही है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंप्लीट हो रहा है। व्हेन हीट इज गिवन टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगेन हम हीट ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनाने के लिए, गैशियस स्टेट में जाने के लिए, और वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ऐड होगी। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे अभी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन में देख लिया है ग्राफ में। The heat energy given to a liquid at its boiling point is used up in change its state from liquid to gas without any increase in its temperature. उन्हीं वर्ड्स के सिर्फ चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड की जगह लिक्विड से गैस के वर्ड आ जाएंगे, और हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन बना लेंगे। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, हीट की वो क्वांटिटी जो यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर ले गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होना है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है, अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लें और उसी को वेपोराइजेशन के लिए भी लिखना चाहें तो लिखी जा सकती है। कैसे लिखेंगे? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम liquid to gaseous state at its boiling point without change in its temperature is called latent heat of vaporization. फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो हीट सप्लाई कर रहे थे उसके साथ सिंबल चेंज हो गया। एच सिंबल इज फॉर लेटेंट हीट, वी इज फॉर वेपोराइजेशन, जो वेपर बनते हुए हीट यूटिलाइज हो रही है, इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वी, जो हीट सप्लाई हुई है ड्यूरिंग वेपोराइजेशन प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस, डिवाइडेड बाय मास, कितना मास है उस सब्सटेंस का। When water is heated, it boils at 100 degrees Celsius under standard pressure. Its temperature remains 100 degrees Celsius until it is changed completely into steam. वही डिस्कशन है जो भी हमने ग्राफ में की है। Its latent heat of vaporization is 2.26 times 10 to the 6 joules per kg. हमारी वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम है वाटर की। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी लिक्विड वाटर को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए। 1 किलोग्राम वाटर को 2.26 जूल्स एनर्जी मिलेगी, तब उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेगा, यानी कि वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर जाएगी और गैसियस स्टेट में जाना शुरू कर देगी। The value of melting point, boiling point, latent heat of fusion and vaporization of some substances is given in table. इस टेबल में मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का क्या, इसी वाटर को ले लें, मेल्ट करती है आइस या वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, हीट ऑफ फ्यूजन 336.0 और ऊपर यूनिट किलो जूल्स पर केजी लिखा हुआ है। सिर्फ ये प्रीफिक्स की चेंज करने से यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। जो हमने 3.36 टाइम्स 10 to the 5 पढ़ा था, यहाँ पे 336 टाइम्स 10 to the 3 आ गया, और 2260 किलो जूल्स पर केजी। यहाँ पे आपको सही क्लियर हो सकता है क्योंकि उसमें पावर का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए लग रहा था कि शायद वेपोराइजेशन की वैल्यू थोड़ी है, बट जैसे किलो जूल्स सेम यूनिट में अगर बात करें तो 336 किलो जूल्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है पर केजी और 2260 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की। एटलीस्ट वाटर की वैल्यूज़ ये आपको याद करनी है। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी हम थ्रू एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हम सिर्फ ये ग्राफ लेते हैं, बाकी सब कैलकुलेशन है। ग्राफ लेने का क्या मतलब है कि हम देखेंगे कि -30 से 0 डिग्री तक कितना टाइम लगा है, 0 डिग्री जब टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है और वो स्टिल रहा है तो कितनी देर तक वो स्टिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास मिनट्स में टेम्परेचर है, और अगर ये देखना चाहें दिस इज़ 2 मिनट्स, दिस इज़ 1 मिनट, और ये है 0.5 मिनट, अबाउट 0.6 मिनट इसको टाइम लगा है कि -30 डिग्री से
0 डिग्री पे ये आइस पहुंच गई है। अब वो आइस कितनी थी वो भी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, वो हम कैलकुलेशन में डिस्कस करेंगे। और जब 0 डिग्री स्टार्ट हुआ टेम्परेचर और कितनी देर तक रहा और 0 से कब वो राइज करना शुरू हुआ, वो टाइम है अबाउट 4.2 सेकेंड्स। इसी तरह अबाउट 8.9 सेकेंड्स तक उसका टेम्परेचर फिर राइज करता रहा आइस का, और उसके बाद दोबारा से वो स्टिल हो गया और कांस्टेंट टेम्परेचर आया अप टिल एंड, और 33.1 मिनट तक उसके बाद टेम्परेचर वापस राइज करना शुरू किया है। ये हमारा पोर्शन है स्टीम का। तो एक्सपेरिमेंट से हमें सिर्फ ये ग्राफ मिल सकता है, ये वैल्यूज़ मिल सकती हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूलाज और ये कैलकुलेशंस करेंगे, फिर जाके हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन मिल सकती है।